वाग्पत मुंज के लेख में प्रथम शासक के रूप में कृष्णराज का नाम मिलता है। अधिकांश विद अधिकांश विद्वानों ने इस कृष्णराज को उपेंद्र राज का ही पर्यायवाची माना है। वह महत्वाकांक्षी, वीर, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए होने वाले त्रिराज्य संघर्ष का आशय पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट का दर्शक मात्र बने रहने से संतुष्ट नहीं हुआ। उदयपुर प्रशस्त से ज्ञात होता है कि उसने अपने शौर्य से राजत्व का उच्च पद प्राप्त किया। संभवतः यह इस बात का प्रतीक है कि तत्कालीन क्षुब्ध राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली हो। तथापि इस उपलब्धि की वास्तविक तिथि और परिस्थितियां अज्ञात है। प्रतिपाल भाटिया का मत है कि ध्रुव के हाथों वत्सराज की हार के बाद उपेंद्र राज को अवसर मिला। वह अवंतिका वही राजा था जो कन्नौज में चक्रायुद्ध के राज्याभिषेक के समय उपस्थित हुआ था। तृतीय गोविंद की विजयों के बाद उसने राष्ट्रकूटों की अधीनता मान ली, किंतु गोविंद के चले जाने पर द्वितीय नागभट्ट ने मालवा को रौंदा। उसने विवश होकर राष्ट्रकूटों से सहायता मांगी, जो उसके लिए विशेष लाभकारी नहीं सिद्ध हुई, और नागभट्ट ने 820 ईस्वी के आसपास पुनः मालवा पर आक्रमण कर उसके पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उपेंद्र अथवा उसका उत्तराधिकारी प्रतिहारों की अधीनता मानने को विवश हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में सौराष्ट्र पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार था, जो मालवा के मार्ग से होकर ही संभव था। मालवा और सौराष्ट्र पर उसका अधिकार
भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, स्कंध पुराण, भोज के समय का वर्तो संग्रहालय अभिलेख और द्वितीय महेंद्रपाल के प्रतापगढ़ अभिलेख तथा गोरखपुर के कलचुरियों के कहला अभिलेख से स्पष्ट ज्ञात होता है। अतः इस विषय में धीरेन्द्र चंद गांगुली की यह मान्यता स्वीकार नहीं की जा सकती कि मालवा प्रथम महिपाल प्रतिहार 914 से 946 ईस्वी के समय तक राष्ट्रकूटों की अधीनता में रहा तथा उपेंद्र ने राष्ट्रकूट शासक तृतीय गोविंद के मांडलिक के रूप में वहां शासन करना प्रारंभ किया। संबद्ध राष्ट्रकूट साक्ष्य से ज्ञात होता है कि अमोघ वर्ष और द्वितीय कृष्ण के समय उन्होंने उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों के लिए युद्ध किए, तथापि उन्हें कोई स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। नवशाह सांक चरित में उपेंद्र को प्रजा पर लगाने वाले करों में कमी करने का श्रेय देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने लोकप्रियता प्राप्त करने तथा अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा किया हो। नव शाह सांक चरित से यह भी पता चलता है कि उसके दरबार में सीता नामक कवयित्री भी थी तथा उसने अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन भी किया था। उसके शासनकाल के अंत की निश्चित तिथि तो ज्ञात नहीं है, तथापि समकालीन अन्य राजवंशों के इतिहास तथा परवर्ती परमार शासकों के शासनकाल को दृष्टि में रखते हुए इसके शासन का अंत 817 से 818 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। बाकी